Good afternoon, students. We have already discussed about secondary batteries. Today we are going to discuss next topic, that is fuel cell. First of all, you must know about definition of fuel cell. Fuel cells क्या होते हैं? Fuel cells are the devices which convert energy produced during the combustion of fuels like methane, methanol, etc. directly into electrical energy. फ्यूल सेल्स वो डिवाइस होते हैं जो क्या करते हैं? विच कन्वर्ट एनर्जी प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द कंबशन ऑफ फ्यूल्स, यानी कि मीथेन और मिथेनॉल जैसे जो फ्यूल हैं, उन फ्यूल्स की कंबशन करने पर, उनको जलाने पर जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है, उस एनर्जी को डायरेक्टली इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं. द डिजाइन ऑफ हाइड्रोजन ऑक्सीजन fuel cell is shown in figure. So dear students, हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल जो है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल, उसका डायग्राम यहाँ पर दिया गया. ध्यान से इसको समझेंगे. लेफ्ट साइड से क्या है? हाइड्रोजन गैस को पास करेंगे. राइट साइड से किधर ऑक्सीजन गैस को पास कर रहे हैं. बीच में क्या यहाँ पे क्या लिए गए हैं? यहाँ पर पोरस जो है, एनोड और कैथोड, दो इलेक्ट्रोड लिए गए हैं. बोथ एनोड एंड कैथोड आर पैक्ड विद कैटालिस्ट्स लाइक प्लेटिनम और पैलेडियम. सेम यहाँ पर भी कैथोड के अंदर भी क्या है? पैकिंग कर रखी है कैटालिस्ट की. और दीज आर पोरस इलेक्ट्रोड्स. पोरस क्यों है? क्योंकि हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस जो हम पास करेंगे, दीज गैसेज विल पास थ्रू दीज पोरस इलेक्ट्रोड्स एंड विल डिफ्यूज विद ईच अदर. और बीच में क्या लिखा है? कंसंट्रेटेड एक्वस KOH और NaOH जो सॉल्यूशन है, किस क्या काम कर रहे हैं? इलेक्ट्रोलाइट का काम कर रहे हैं. तो यहाँ से हम इसको लिखेंगे कि हमने क्या क्या लिया है? H2 गैस इज पास्ड थ्रू एनोड के थ्रू पास करें, क्योंकि एनोड पर जो ये गैस रिएक्शन करेगी. एंड O2 गैस इज पास्ड थ्रू कैथोड और KOH या NaOH कंसंट्रेटेड एक्वस सॉल्यूशन जो है, ये क्या लिया गया है? इलेक्ट्रोलाइट के तौर पर लिया गया है. सो डियर स्टूडेंट्स, ये जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल है, दिस वाज यूज्ड इन अपोलो मून फ्लाइट में इसको यूज किया गया था. और इससे जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस हुई थी, उसको यूज किया गया था. और इससे जो बनने वाला प्रोडक्ट है वाटर, उसको ड्रिंकिंग पर्पज के लिए यूज किया गया था. नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी द रिएक्शंस, केमिकल रिएक्शंस taking place in H2O2 फ्यूल सेल. H2O2 फ्यूल सेल में जो केमिकल रिएक्शन होते हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे. तो सबसे पहले एट एनोड पर क्या केमिकल रिएक्शन होगी, ध्यान से देखेंगे. एनोड से हम कौन सी गैस पास कर रहे हैं? H2 गैस पास कर रहे हैं एनोड के थ्रू. प्लस 4OH माइनस फ्रॉम एक्वस है, कहाँ से? इलेक्ट्रोलाइट से. और आपको पता है एनोड पर क्या होता है? ऑक्सीडेशन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन. तो यहाँ पर हम क्या लेंगे? 2H2 लेंगे. तो 4 हाइड्रोजन आयन है, 4 इलेक्ट्रॉन लूज होंगे. तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? 4H2O लिक्विड. और प्लस में क्या हो जाएगा? 4 इलेक्ट्रॉन. देखो एक हाइड्रोजन एक H प्लस एक इलेक्ट्रॉन लूज करके एक H प्लस आयन बनाएगा,
तो 4 हाइड्रोजन है, 4 इलेक्ट्रॉन लूज करके क्या बन जाता है, 4 H+ आयन बन जाएगा और 4 OH- के साथ मिलकर 4 वाटर मॉलिक्यूल बन गए और 4 इलेक्ट्रॉन लूज हो गए हैं। ये एनोड पर हुआ है। एट कैथोड, कैथोड पर क्या होगा, O2 गैस पास कर रहे हैं, O2 गैस प्लस 2H2O, जो वाटर प्रोड्यूस है उसमें से 2 वाटर मॉलिक्यूल जो है और प्लस में जो 4 इलेक्ट्रॉन्स लूज हुए थे वो गेन होकर के क्या बन जाएगा, 4 OH- एक्वस। दोबारा से वही इलेक्ट्रोलाइट जो है दोबारा से प्रोड्यूस हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि यहाँ से आप केमिकल रिएक्शन से ध्यान से देखें, 4 OH- इलेक्ट्रोलाइट का एनोड की रिएक्शन पे यूज हो रहे हैं और सेम 4 OH- कैथोड की रिएक्शन पे दोबारा प्रोड्यूस हो रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर जो फ्यूल सेल में हम इलेक्ट्रोलाइट ले रहे हैं तो इसको चेंज करने की जरूरत नहीं है। इलेक्ट्रोलाइट जो एज इट इज प्रेजेंट रहेगा तो रिएक्शन जो मेनली चलती रहेगी वो तब तक चलती रहती है जब तक हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस एज ए रिएक्टेंट उसको सप्लाई किए जाते रहे। तो मोर द H2 and O2 gas is passed through the fuel cell, more इलेक्ट्रिक एनर्जी इज प्रोड्यूस। तो जब तक हाइड्रोजन ऑक्सीजन कॉन्टिन्यूसली इसके अंदर फीड करते रहेंगे तब तक जो है इसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस होती रहेगी। अब इन दोनों केमिकल रिएक्शंस को कंबाइन करके हम कंबाइन जो है रिएक्शन लिखेंगे, ओवरऑल सेल रिएक्शन। ओवरऑल सेल रिएक्शन कैसे लिखते हैं, यू नो वेरी वेल, रिएक्टेंट रिएक्टेंट की साइड ऐड होते हैं, प्रोडक्ट प्रोडक्ट की साइड में ऐड होते हैं और फिर क्या करते हैं, 2H2 है प्लस 4 OH-, यहाँ पे क्या बनेगा आपका 4H2 मॉलिक्यूल, यहाँ पे वाटर बना है। अब ध्यान से इसको हम ऐड करेंगे। देखो ओवरऑल रिएक्शन में क्या होगा, रिएक्टेंट है 2H2 गैस प्लस 4 OH- इधर भी है, उस साइड भी छोड़ दिया है, प्लस O2 गैस, 2H2 इधर है, 4H2 उधर है, तो रिमेनिंग साइड कितनी लगेगी 2H2O लिक्विड, 4 इलेक्ट्रॉन इधर भी है, 4 इलेक्ट्रॉन उधर भी छोड़ दिया उसको। तो ओवरऑल सिलेक्शन क्या आती है, 2H2 गैस प्लस O2 गैस, 2H2O लिक्विड आते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि फ्यूल सेल की जो रिएक्शन है उसका फाइनल प्रोडक्ट क्या होता है, वाटर मॉलिक्यूल होता है और जो कि जो है हम ड्रिंकिंग पर्पज के लिए यूज कर सकते हैं। जो ये फ्यूल सेल है इसकी जो पोटेंशियल है, पोटेंशियल ऑफ फ्यूल सेल, पोटेंशियल ऑफ फ्यूल सेल E0 H2O2, it is comes out to be 1.23 वोल्ट। 1.23 वोल्ट क्यों आ रही है, क्योंकि जो यहाँ पर जो केमिकल रिएक्शन है इसकी जो पोटेंशियल है 0.40 है, नीचे वाली जो है 0.83 है। तो फिर सेल की पोटेंशियल को निकालने का जो फॉर्मूला होता है ई कैथोड माइनस ई एनोड, ई राइट माइनस ई लेफ्ट, तो यहाँ से हम कैलकुलेट करेंगे तो ई 1.23 वोल्ट वैल्यू आती है। नेक्स्ट होता है एफिशिएंसी ऑफ फ्यूल सेल, एफिशिएंसी ऑफ फ्यूल सेल, इसका फॉर्मूला ईटा इज इक्वल टू डेल्टा जी डिवाइड बाई डेल्टा एच मल्टीप्लाई 100, ये इसका फॉर्मूला होता है। और फ्यूल सेल की जो एफिशिएंसी आती है इट कम्स आउट टू बी 83%, 83% वैल्यू जो है इसकी आती है, कैलकुलेट होकर के आती है। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू स्टडी नेक्स्ट टॉपिक दैट इज कोरोजन। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू स्टडी कोरोजन। कोरोजन में हम क्या पढ़ेंगे, द प्रोसेस ऑफ slowly eating away of metals, the process of slowly eating away of metals due to attack of atmospheric gases on the surface of metal, atmospheric gases on the surface of metal, some undesirable substances, some undesirable compounds like oxides, sulfides, carbonate,
कार्बोनेट्स एटसेट्रा आर फॉर्म्ड which corrode the metal, which corrode the metal। देखो प्रोसेस ऑफ स्लोली ईटिंग अवे ऑफ मेटल्स, यानी कि धीरे धीरे मेटल्स का खाया जाना या धीरे धीरे मेटल का खराब होना किसकी वजह से, एटमॉस्फेरिक गैसेज के अटैक होने की वजह से। किसके ऊपर, मेटल की सरफेस के ऊपर। तो उससे क्या होगा, सम अनडिजायरेबल कंपाउंड, कुछ अनचाहे पदार्थ जो है, कंपाउंड जो है बन जाते हैं, जैसे कि ऑक्साइड, सल्फाइड या कार्बोनेट्स जो बनते हैं, विच कोरोड द मेटल, वो क्या कर देते हैं, मेटल को खराब कर देते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज कोरोजन। एग्जाम्पल इसमें होंगे टर्निशिंग ऑफ सिल्वर, सिल्वर की परत का जो है चेंज हो जाना, और ब्लैकनिंग ऑफ कॉपर, ब्लैकनिंग ऑफ कॉपर, कॉपर मेटल का ब्लैक हो जाना, और थर्ड जो है रस्टिंग ऑफ आयरन, रस्टिंग ऑफ आयरन। तो ये जो एग्जांपल्स हैं, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ कोरोजन। अब रीजन है कि कोरोजन क्या होता है, कोरोजन को एक्सप्लेन जो है वो किया गया है बाय यूजिंग इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी, इसका यूज करके किया गया है। तो हम जो है कोरोजन के अंडर में रस्टिंग ऑफ आयरन को हम एक्सप्लेन करेंगे। रस्टिंग ऑफ आयरन, रस्टिंग ऑफ आयरन, रस्टिंग ऑफ आयरन क्या होता है, लोहे का जंग लगना। अभी यहाँ पर प्रोसेस ऑफ स्लोली ईटिंग अवे ऑफ मेटल्स है, यहाँ पर मेटल्स बोला गया। अगर यहाँ पर मेटल में फिक्स कर दिया जाए आयरन, बाकी सारा सेम रखें, तो आयरन की, रस्टिंग ऑफ आयरन की अगर डेफिनेशन बोले तो क्या बोला जाएगा, द प्रोसेस ऑफ कोरोजन ऑफ, द प्रोसेस ऑफ स्लोली ईटिंग अवे ऑफ आयरन मेटल when placed in atmosphere, then due to action of atmospheric gases or acids present in the atmosphere, reddish brown colored substance is formed on the surface of metal, that is called as rust, and phenomena is called as rusting of iron। तो रस्टिंग ऑफ आयरन की केमिकल रिएक्शन भी होती है, आप लोअर क्लासेज में भी पढ़ते हैं, 2Fe प्लस 3/2O2 और प्लस XH2O, आपने पढ़ा हुआ है Fe2O3 डॉट XH2। दिस इज द रस्ट, फॉर्मूला ऑफ रस्ट। और इसको क्या बोलते हैं, हाइड्रेटेड, हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड, हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड, हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड इसको बोलते हैं। तो ये आपने लोअर क्लास में पढ़ा है, बट टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी द कंप्लीट मैकेनिज्म ऑफ रस्टिंग ऑफ आयरन ऑन द लेवल ऑफ योर क्लास। Next is mechanism of rusting of iron. So dear student, this is mechanism of rusting of iron. First point, सबसे पहले जो रस्टिंग ऑफ आयरन होने के लिए जो कंडीशन होती है कि देयर मस्ट बी आयरन मेटल, देयर मस्ट बी मॉइस्चर, प्रेजेंस ऑफ एसिड्स एक्सेट्रा। तो सबसे पहले पॉइंट में देखें, वाटर वेपर्स प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर डिजोल्व विद CO2 एंड O2 टू गिव H2CO3। देखो एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन गैस भी होती है, CO2 गैस भी होती है, और वाटर वेपर्स भी प्रेजेंट होते हैं। तो वाटर वेपर जो प्रेजेंट है एटमॉस्फेयर में, वो CO2 और O2 के साथ रिएक्शन करके क्या बनाता है, कार्बोनिक एसिड H2CO3 बनाता है। H2CO3 कार्बोनिक एसिड वीक एसिड होता है जो डिसोसिएट हो जाता है किसमें, H+ आयन और कार्बोनेट आयन के अंदर। तो H2O प्लस CO2 ये क्या बन गया, H2CO3 कार्बोनेट आयन बन गया, ये कार्बोनिक एसिड बन गया। तो कार्बोनिक एसिड फिर ब्रेक डाउन होता है H+ आयन और कार्बोनेट आयन में। दीज H+ आयन रिमेन्स प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर में ही प्रेजेंट रहते हैं। उसके बाद क्या होगा कि जो भी आयरन ऑब्जेक्ट हैं, आयरन इन कॉन्टैक्ट विद डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन, एटमॉस्फेयर में जो डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन है उस ऑक्सीजन के साथ में आयरन जो है, और इन प्रेजेंस ऑफ H+ आयन, जब तक H+ आयन की प्रेजेंस नहीं होगी तब तक जो है रस्टिंग नहीं होगा। तो H+ आयन की प्रेजेंस में आयरन जो ऑक्सीजन के साथ एक्शन करके ऑक्सीडेशन करता है, तो 2Fe2 प्लस प्लस 4 इलेक्ट्रॉन, एक आयरन Fe2+ में दे रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, तो 2Fe क्या करेगा, 4 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है। तो ये कौन सी रिएक्शन है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो रही है। तो E0 ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जो है कितना, 0.44 वोल्ट है। और जहां पर आयरन ऑब्जेक्ट के ऊपर जहां पर ये केमिकल रिएक्शन हो रही है, दैट साइट एक्ट एज एनोड, और वो एनोड का काम करती है।
फिर क्या होता है, फॉर एग्जांपल जैसे ये आयरन ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर ऑक्सीडेशन रिएक्शन हुई है, तो दीज 4 इलेक्ट्रॉन्स, ये जो 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, दीज 4 इलेक्ट्रॉन्स माइग्रेट फ्रॉम दैट पोजीशन टू अनदर साइड ऑन द सरफेस ऑफ मेटल, दूसरी जगह पर जाते हैं, तब वहाँ पर क्या करते हैं, रिडक्शन होता है। तो ऑक्सीजन गैस प्लस 4s प्लस आयन प्लस 4 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ से क्या हो गए 2H2 बन जाता है, यानी कि ऑक्सीजन जो है O2 जो है ये क्या कर रहे हैं, ये रिडक्शन कर रहा है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का गेन हो गया, तो यहाँ पे क्या बन जाता है 2H2, H प्लस आयन इलेक्ट्रॉन गेन किए तो 4H बन गया, उसके साथ ऑक्सीजन के साथ मिल गया, तो यहाँ पर क्या होगा, इसका रिडक्शन हो रहा है यहाँ पर। तो ई नॉट रिडक्शन की वैल्यू है 1.23 वोल्ट। ध्यान से देखेंगे, जो हम पहले शुरू से पढ़ते आ रहे हैं कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल जब हम लिखते हैं तो जो सीरीज है हमारे पास ईएमएफ सीरीज, उसमें हम वैल्यूज माइनस और प्लस दोनों लिखते हैं, बट यहाँ पर देखें ऑक्सीडेशन लिखा है तो भी प्लस लिखा हुआ है, यहाँ पर रिडक्शन लिखा है तो भी प्लस लिखा हुआ है। यहाँ पर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन अलग अलग बताया गया है। अगर हम इसको दोनों को ही अगर रिडक्शन पोटेंशियल की फॉर्म में बताते तो इसके आगे माइनस का साइन होता, अगर दोनों को ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की फॉर्म में बताते तब इसके आगे माइनस साइन होता है। तो ये जो दोनों रिएक्शन हुई है, और ये क्या है, ये एनोड का काम कर रहा है और ये कैथोड का काम कर रहे हैं, तो दोनों रिएक्शन को कंबाइन करेंगे तो क्या होगा, रिएक्टेंट रिएक्टेंट की साइड ऐड करेंगे, प्रोडक्ट प्रोडक्ट की साइड करेंगे, और जो क्वांटिटी दोनों साइड उसको छोड़ देते हैं, तो रिएक्शन हमारी होगी 2Fe प्लस O2 प्लस 4H प्लस क्या बन जाता है Fe2 प्लस आयन प्लस H2। ये जो फेरस आयन बने Fe2 प्लस आयन बने, और दोनों सेल की जो पोटेंशियल ओवरऑल आई है क्या है, वो 1.67 वोल्ट आ गई है। Fe2 प्लस आयन रिएक्ट विद डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन फ्रॉम एयर टू फॉर्म फेरिक ऑक्साइड। फिर ये फेरस आयन डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन क्यों बोल रहे हैं, वाटर के साथ डिजॉल्व, इसलिए वाटर यहाँ पे 4H2 लिखा है, ऑक्सीजन इसके साथ डिजॉल्व है, तो ये फिर क्या बन जाता है, फेरिक ऑक्साइड बन जाता है, प्लस में 8H प्लस। यहाँ पर ध्यान से देखेंगे स्टूडेंट्स, ये जो रिएक्शन स्टार्टिंग में हुई है H प्लस आयन जो बना है, तो ये रिएक्शन बार बार नहीं होती, क्योंकि आपने देखा होगा कि जब भी लोहे को जंग लगना शुरू हो जाता है तो एक बार स्टार्ट होने की देर है, उसके बाद तो जंग अपने आप लगता रहता है। इसका कारण क्या होता है कि स्टार्टिंग में जो रस्टिंग होते हैं उसके लिए H प्लस आयन का होना जरूरी है, और H प्लस आयन कहाँ से आते हैं, कार्बोनिक एसिड से आते हैं, और उसके बाद फिर जो एक बार रस्ट स्टार्ट हो गई, रस्टिंग स्टार्ट हो गई, तो आगे अपने आप कैसे चलती रहती है, क्योंकि रिएक्शन के दौरान ही H प्लस आयन फर्दर जो अपने आप प्रोड्यूस होते रहते हैं, इसीलिए रस्टिंग जो एक बार शुरू होने के बाद लगातार चलती रहती है। तो दीज 8H प्लस आयन जो है ये प्रोड्यूस होते हैं, ये दोबारा से किस में जो है इस सेकेंड स्टेप में यूज होते रहेंगे, यहाँ पर प्रेजेंस करते रहेंगे, और दोबारा से आयरन को Fe2 प्लस आयन में कन्वर्ट करते रहेंगे। उसके बाद क्या है, फेरिक ऑक्साइड जो है इट रिएक्ट विद वाटर मॉलिक्यूल, एक्स एनी नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल है, तो उससे क्या बना देता है, ये यहाँ पर आप क्रिस्टलाइजेशन भी बोल सकते हैं कि दीज वाटर ऑफ मॉलिक्यूल्स एक्ट एज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का काम करेंगे, और दिस कंप्लीट फॉर्मूला इज नोन एज रस्ट। तो डियर स्टूडेंट्स, ये आपको समझ में आ गया होगा, बहुत अच्छे से जो है आपको आपने इसको समझना है, इसको करना है। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू स्टडी मेथड्स ऑफ प्रिवेंशन ऑफ रस्टिंग ऑफ आयरन। सो डियर स्टूडेंट्स, दीज आर द मेथड्स ऑफ प्रिवेंशन ऑफ रस्टिंग ऑफ आयरन। कैसे जो है आयरन को रस्टिंग से बचा सकते हैं। फर्स्ट मेथड बैरियर प्रोटेक्शन, ये आप लोअर क्लासेज में भी पढ़ चुके हैं। आयरन के ऊपर पेंट की कोटिंग करके, ऑयल लगा करके, या किसी भी रिएक्टिव मेटल या शाइनिंग मेटल, निकल, जिंक, क्रोमियम एटसेट्रा, उसकी कोटिंग करके हम उसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं। सेकेंड इज सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन। सैक्रिफाइस करने का मतलब होता है त्याग करना। मीन्स अगर आयरन के ऊपर किसी मोर रिएक्टिव मेटल को अगर हम कोटिंग कर दें तो उससे क्या होगा कि मोर रिएक्टिव मेटल लूज इलेक्ट्रॉन्स फर्स्टली और प्रेफरेंसिवली एज कंपेयर टू आयरन मेटल, यानी कि आयरन से पहले वो जो मेटल कवर्ड की गई है वो खुद इलेक्ट्रॉन लॉस कर देगी और आयरन को रस्टिंग से बचा देती है। थर्ड, कैथोडिक प्रोटेक्शन। इट इज सिमिलर टू सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन, बट इसमें क्या करते हैं, जो भी आयरन ऑब्जेक्ट है उसके साथ में दूसरी रिएक्टिव मेटल उसके टच में रख देते हैं, या फिर एक वायर के थ्रू दूसरी रिएक्टिव मेटल का ब्लॉक जो उसके साथ जोड़ देते हैं, जिससे क्या होगा कि जब भी फेवरेबल कंडीशन होगी तो आयरन मेटल इलेक्ट्रॉन लॉस नहीं करेगा, जो रिएक्टिव मेटल है वो इलेक्ट्रॉन लॉस करेगी, और वो इलेक्ट्रॉन्स वायर के थ्रू आयरन के पास शिफ्ट हो जाएंगे और आयरन को रस्टिंग से प्रिवेंट कर देगा। और फोर्थ है बाय यूजिंग एंटी रस्ट सॉल्यूशन,
यानी कि ऐसे सॉल्यूशन जो रस्टिंग को प्रिवेंट करते हैं उन्हें बोलते हैं एंटी रस्ट सॉल्यूशन। अगर हम आयरन ऑब्जेक्ट के ऊपर इन सॉल्यूशन की कोटिंग कर दें या आयरन ऑब्जेक्ट को इन सॉल्यूशन के अंदर डिप करके रखें एल्कलाइन फॉस्फेट और एल्कलाइन क्रोमेट सॉल्यूशन, तो उस तरीके से भी हम उसको रस्टिंग से बचा सकते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो इसके साथ ही आज आपको जो है यूनिट जो है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वो कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट वी विल डू नेक्स्ट यूनिट इन आवर नेक्स्ट lectures. So dear students, I hope you got it and you are also doing a homework or assignment given to you. Thank you and have a nice day.